बढ़ा ले, लेकिन बीजेपी तो पूरी तरह फेल दिखाई दे रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, असल में मुश्किल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स तो तोड़ लिए, विधायक तो तोड़ लिए, लेकिन जनता से उनका संपर्क टूट गया जी। अब मुश्किल यह है कि आज के तारीख में जनता जो है वो, भाई 2027 का इलेक्शन हो या 2029 का इलेक्शन हो, निर्णायक तो जनता होगी। ये बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ऐसे होंगे जो लौट के नहीं आएंगे, बहुत सारे विधायक ऐसे होंगे जो लौट के नहीं आएंगे। तो जनता से जिसका संपर्क होगा वो जीतेगा। वो बात दूसरी है, उन्होंने सारी संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर लिया, लेकिन अब जो मुश्किल हो गई है बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए, मेरे ख्याल से, देखिए जो सबसे ज्यादा जागरूक तबका है वो है युवाओं का जी, बच्चों का। अच्छा, बच्चों की स्थिति आप बेहतर समझेगी, और हम भी जब बच्चे थे तो हम भी समझते थे। भाई हमें परेशानी ये होती थी, माँ बाप कहते थे भाई तुम्हारे लिए इतना खर्चा कर रहे हैं और तुम खैर मेरे जमाने में तो ये नहीं होता था, मेरे जमाने में तो पेपर लीक भी नहीं होते थे और नौकरियां भी मिल जाती थी। लेकिन आज के जमाने में जो मैंने टीचिंग की तो मैंने देखा कि बच्चे इस बात से परेशान रहते थे कि माँ बाप को जवाब क्या देंगे। भाई देखिए, बच्चों की एक इच्छा होती है कि माँ बाप की सेवा करें, माँ ने बड़ी तपस्या की है, बाप ने बड़ी तपस्या की है, उनकी सेवा करें। लेकिन जब वो देखते हैं कि उनकी तपस्या टूट रही है और माँ बाप के सपने टूट रहे हैं, माँ बाप ने किस तरह से उनको पढ़ाने के लिए भेजा है और उसके बाद सारी मेहनत करने के बावजूद, एक छोटे से कमरे में रहने के बावजूद, गर्मी में झेलने के बावजूद पेपर लीक हो जाते हैं और उनको नौकरी नहीं मिलती, तो माँ बाप भी तांस झेलते हैं और बच्चों को भी अवसाद की स्थिति पैदा होती है। तो ये जो तबका है, जो बहुत बड़ा तबका है हिंदुस्तान के अंदर, आज इसकी पेट पे खुद डायरेक्ट लात पड़ रही है और इसका कोई रेमेडियल इशू नहीं है, गवर्नमेंट इसको कोई महत्ता नहीं दे रही है। तो अभी तक जो युवा वर्ग था, जो शायद दिग्भ्रमित हो गया था, शायद उसको ये चकाचौंध में लग रहा था कि एक बहुत स्वर्णिम युग की तरफ हम जा रहे हैं, एक विकसित भारत की ओर जा रहे हैं, मेक इन इंडिया के भारत की तरफ जा रहे हैं। अब उनको लग रहा भैया ऐसा कौन सा मेक इन इंडिया है, ऐसा कौन सा विकसित भारत है जहां सारे के सारे पेपर लीक हो जाते हैं, जहां हमारी एग्जामिनेशन के लिए 300 साढ़े 300 किलोमीटर हमको ट्रेन में सफर करना पड़ता है और ट्रेन भी नहीं मिलती है। आपने पटना में देखा, इलाहाबाद के अंदर देखा कि बच्चे लाखों की संख्या में, अच्छा 300 किलोमीटर क्यों आपने सेंटर दिया, उनको 20 किलोमीटर दूर सेंटर क्यों नहीं दिया, वो साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे चले गए होते। तो देखिए, अब वो वाला तबका, हर तबका आज के तारीख में, हर तबका, और अगर आप सर्वे करेंगे तो आपको ये पता चलेगा जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक भी थे जी, वो भी आज के तारीख में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हर चीज का बंटाधार कर दिया है। छोटे दुकानदार जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े सपोर्टर्स हुआ करते थे, या तो उनकी दुकानें टूट रही हैं। मेरठ के अंदर आपने देखा, सेंट्रल मार्केट के अंदर पता नहीं कितनी दुकानें तोड़ दी गई, यहाँ पीतमपुरा के अंदर तोड़ी गई, यहाँ पे नेहरू कॉलोनी के अंदर तोड़ी गई, हजारों दुकानें तोड़ी जा रही हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, लोग निराश्रित होते चले जा रहे हैं। जबकि दिल्ली चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान। तो देखिए, अगर ईमानदारी से, लेकिन अब ये विपक्ष को ये दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा मेरे ख्याल से। एक तो देखना पड़ेगा कि युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करे, युवा जो चाहते हैं उनसे अपने को बिल्कुल तारतम्य में बिठाए, और दूसरा यह है कि चुनाव में जो ये संवैधानिक संस्थाएं बेईमानी कर रही हैं इनको कैसे रोका जाए। तो देखिए, राहुल गांधी कल कोटा पहुंच रहे हैं। अच्छा, कोटा का फॉर्मेट अगर आपने देखा हो, फॉर्मेट बहुत बढ़िया है जी, वहां भाषणबाजी नहीं होगी, वहां भाषणबाजी नहीं होगी। राहुल गांधी 3-4 घंटे रहेंगे, पहले कुछ डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाएंगी, कुछ प्रेजेंटेशंस होंगे, फिर उन बच्चों के बारे में बताया जाएगा जिन्होंने नीट परीक्षा की वजह से कितना संताप झेला है और किस प्रकार से अपनी जानें दी हैं, वो सारा दिखाया जाएगा। उसके बाद राहुल गांधी 1-to-1 स्टूडेंट से बात करेंगे। इसका मतलब यह है कि जैसे एक ट्रेडिशनल होता है कि नेता आया, नेता ने भाषण दिया, जिंदाबाद मुर्दाबाद हुआ और नेता अपना चला गया, वो चीज नहीं हो रही है। और आपने देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब राहुल गांधी गए, और उनको देख के अच्छा लगता है, युवाओं को देख के भी अच्छा लगता है कि युवा भी हमारे कितने ज्यादा प्रतिभावान हैं कि वो राहुल गांधी से संवाद करते हैं और ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो एक शिक्षक का जो सिर है, वो मस्तक जो है ऊंचा हो जाता है कि हमारे देश की युवा पीढ़ी इतनी ज्यादा बुद्धिमान है। तो 1-to-1 होगा, 2-3 घंटे तक होगा, और उस संवाद को फिर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड को फैलाया जाएगा। वहां इंटरनेशनल मीडिया भी होगी, वो देखेगी एक तरफ वो नेता है जो युवाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए डायरेक्टली बिना डरे उनसे संवाद करता है, और दूसरी तरफ एक नेता है जो 12 साल में एक भी उसने संवाद नहीं किया, अगर टेलीप्रॉम्प्टर उसका फेल हो जाता है तो थैंक यू भी नहीं कह पाता है। तो इस प्रकार की स्थिति जो है, मेरे ख्याल से एक ये फ्रंट है, और एक फ्रंट जो है जहां पे चुनाव में जिस प्रकार की बेईमानियां हो रही हैं। लेकिन मुझे लगता है अब ये राजनीतिक दलों से ज्यादा ये कर्तव्य है जनता का, हमारे जैसे लोगों का, आपके जैसे लोगों का, कि ये जो लड़ाई है
हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए इसके संघर्ष करें और अपने देश को विजय दिलाएं और भारत माता को उनका मस्तक, भारत माता का मस्तक ऊंचा करें। बिल्कुल अखिल जी, आपने सही बात की कि राहुल गांधी जो 17 तारीख को जाने वाले हैं कोटा में, और जो कार्यक्रम जिस तरह से रखा गया है वो बहुत अनोखा है। और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ये भी समझ चुके हैं कि आखिर भारत का युवा चाहता क्या है। वो भाषण नहीं सुनना चाहता, वो परेशानी का हल क्या होगा, इसकी उनकी जो बात है, उनकी जो दिक्कतें हैं उनको सुना जाएगा, उसको उठाया किस तरह जाएगा, वो ये जानना चाहता है। वो बड़ी बड़ी बातें नहीं सुनना चाहता कि 2047 में जाकर क्या होगा, वो आज इस मुद्दे का हल क्या है वो सुनना चाहता है। और उसी तरह से राहुल गांधी का जो आप देख रहे हैं पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है। वो भाषण देने नहीं जाते हैं, वो कभी ऑटो ड्राइवर्स के साथ बैठते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर्स के साथ बैठते हैं, उनके बीच जाकर उनकी जगह पर बैठकर वो बात करते हैं। यानी उनकी जगह पर सोचकर, उनकी परेशानियों को समझकर वो जानने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं उस जगह पर हूंगा तो क्या क्या दिक्कतें मुझे महसूस करनी पड़ेगी। तो ये राजनीति का बिल्कुल पैटर्न राहुल गांधी ने बदल दिया, और यही वजह है कि राहुल गांधी के साथ युवाओं का विश्वास बढ़ रहा है और अब युवा राहुल गांधी की तरफ मुड़ रहा है, जो कांग्रेस के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए आने वाले समय में बहुत ज्यादा फायदेमंद होने जा रहा है। और वहीं यहां ये तो हमने बात की राहुल गांधी के कार्यक्रम की, जिससे राजस्थान में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली, क्योंकि सिर्फ ये मामला नीट पेपर लीक का या पेपर लीक मामले तक नहीं रहेगा, इससे दूसरे युवा भी जुड़ेंगे। क्योंकि राहुल गांधी ने इसके अलावा ट्रेन में अभी जो एक दुखद घटना हुई, एक परीक्षार्थी था जिसकी जान चली गई, उसके लिए एक ट्वीट किया था राहुल गांधी ने। तो जिस तरह से हर मुद्दे को उठाकर वो ला रहे हैं, वो भी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाला है। बात अब हम यूपी की भी करें, क्योंकि यूपी में इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। अखिल जी, आपने लगातार देख भी रहे होंगे, आप बनिया हुआ है सुर्खियों में, जैसे कि राम मंदिर का मामला। राम मंदिर वो मुद्दा है जिसके सहारे बीजेपी आज सत्ता में बैठी है, जिसके सहारे बीजेपी वोट मांगती आई है। लेकिन आज उसी राम मंदिर पे चुप्पी साधी हुई है योगी सरकार। एसआईटी का गठन कर दिया, हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से भी अधिकारी यहां से भेजे गए हैं, वो उन्हें रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें निकल कर आ रही हैं उससे सरकार घिरती जा रही है। और 2027 में ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ने वाला है, जिस तरह से विपक्ष ने उठा लिया है। तो इसका क्या कुछ असर रहेगा 2027 में, कैसे यूपी में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी होगी, इस पर थोड़ा सा बताएं। भाई देखिए अंशिता, मैंने भी राम जन्मभूमि के लिए 100 रुपए का अंशदान किया था जी। मैंने अपना सहयोग दिया था। मेरे पिताजी ने 1000 रुपए दिया था, तो 4 भाई बहन है तो 250 रुपए मेरा कंट्रीब्यूशन हुआ। तो मेरे तो 350 रुपए, हमने तो भगवान पे श्रद्धा रखे, क्योंकि भगवान श्री राम हम सारे भारतवासियों के लिए, हिंदू मुसलमानों के लिए भी एक आराध्य हैं। उनके साथ इस प्रकार की हेरा फेरी तो हम सोच भी नहीं सकते। हम तो ये भी नहीं सोच सकते कि जब तक वो प्रसाद न बन जाए तब तक उसके पहले उसको खा लें। और ये लोग जो है, और ये देखिए आप कि जितने, अब सुना है कि एक कोई तिवारी जी हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। अरे भाई, एसआईटी की तो बात, जब आपने जब्ती कर ली, जब पैसा गोबर के अंदर दबा हुआ मिल गया, जब आपने करोड़ों रुपए बरामद कर लिए, तो उन लोगों को अरेस्ट करके उनके खिलाफ एफआईआर लिखा के उनके घर बुलडोजर से क्यों नहीं तोड़े जा रहे हैं? वैसे तो एक ढेला चलाने पे, अब ढेला चलाने का क्या पता चलता है भाई? मकान किसी का है, ढेला किसी ने चला दिया, मकान उसके छत से चल गया, इसलिए उसने आपका उसका मकान तोड़ दिया। यहाँ तो बरामदगी हो रही है, और भगवान श्री राम के साथ। और जैसे आप देखिए, जो शिलालेख गायब हैं, और वो शिलालेख ऐसे ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए जिसकी कीमत है। और ये भी पता चल रहा है जो मॉरिशस से वो शिलालेख आए थे, उनकी एंट्री ही नहीं है। बिल्कुल, लगभग 1250 का आंकड़ा निकल कर आ रहा है। हो सकता है कितना और होगा आंकड़ा, जिसमें कहा जा रहा है कि वो शिलाएं गायब हो चुकी हैं और 2022 के बाद हुई है। ये यहाँ पर अहम बात है अखिल जी। अच्छा, उनका कहीं वो दर्ज भी नहीं है, उनके रिकॉर्ड में भी दर्ज नहीं। भाई मानी बात है, हम लोग भी अकाउंटिंग में क्या करते हैं, कोई चीज आई उसको एंट्री की जाती है, फिर जाती है तो उसको एंट्री की जाती है। अगर इसका माने एंट्री ही नहीं है, इसका माने आने से पहले ही वो बेच दी गई। बिल्कुल। और करोड़ों अरबों रुपए। अब आप बताइए, वहां पे जो हमारे चंपत राम साहब हैं, क्या नाम है उनका, चंपत राय, अब वो बीमार हो गए सुना है। अब बीमारी होंगे, भगवान तो उन्हें दंड देगा ही। भाई आप ये बताइए, आपके मातहत लोग जिनकी 25,000 रुपए महीने की तनख्वाह है, वो बड़े बड़े हॉस्टल्स बना रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना रहे हैं। और पहले भी जो संजय सिंह ने केस वहां सबके सामने लाए थे कि आप 2 करोड़ की जमीन एक आदमी ने दूसरे से खरीदी, फिर ट्रस्ट ने उसको 18 करोड़ 16 करोड़ में खरीद लिया। इसका मतलब यह है कि ट्रस्ट में जो हम लोगों ने अंशदान दिया था, या अपना भगवान की भक्ति के लिए हमने वहां पे वो किया था, उसको आपने जो है मिल बांट खाया। और बड़ी बड़ी तभी तो हमको आश्चर्य होता था
कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और ये विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों की बड़े बड़े ऑफिसेस कैसे हैं, 5 स्टार ऑफिसेस कैसे हैं, अब पता चल रहा है इनके ऑफिसेस कैसे हैं। भगवान श्री राम के साथ धोखा करने वाले, उनको नरक मिलना चाहिए। और हम हिंदुओं को ये प्रण लेना चाहिए, ऐसे लोग जिन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर से चोरी की है, इन लोगों को जो दंड कानून के तहत है वो भी कठोरतम मिलना चाहिए, और भगवान भी इनको कठोरतम दंड दे। इन्होंने जो हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, इन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने पे मुकदमे भी दर्ज होने चाहिए। और मैं योगी जी से कहता हूं, इन सब लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कीजिए, क्यों मुझे ऐसा लगता है ये दिल्ली से, क्योंकि ये ट्रस्ट चल रहा है जिसमें नृपेंद्र मिश्रा साहब भी हैं, जिन्होंने गोली चलवाई थी कार सेवकों पे और सारा दोष मुलायम सिंह यादव को दे दिया था। और वहां पे जो ज्ञानेश कुमार हमारे गुप्ता जी हैं, वो भी उसके मेंबर हैं, और सारे लोग मेंबर्स हैं। अमानत में खयानत के केस और हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए सारे के सारे जितने भी कार्यकारिणी के लोग हैं, इनको एफआईआर होनी चाहिए और इनको दंड मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। और यहाँ पर देखा जाए तो विनय कटियार का नाम भी बहुत तेजी से आ रहा है, क्योंकि वो इस मामले में चंपत राय के खिलाफ बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि चंपत राय से जब उन्होंने बात की तो हॉट टॉक भी हो गई दोनों के बीच। यानी चंपत राय इस पूरे मामले में घिरे हुए हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जो चंदा है या फिर जो भी दान आता है, वो सारा का सारा चढ़ावा उनके घर जा क्यों रहा है, जो नहीं जाना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। यानी चंपत राय इस पूरे मामले में घिरे हुए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उनके खिलाफ या पूछताछ तक उनसे नहीं हो रही है। ये एक बड़ा सवाल योगी सरकार पर यहां पर खड़ा हो रहा है। नहीं होगी, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित हैं। ये जितने लोग बिठाए गए हैं उसमें योगी जी का कोई योगदान नहीं है, ये मोदी जी का और अमित शाह साहब का इसमें योगदान है, और इसीलिए योगी जी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो भाई ये तो सीधा सा कानूनी प्रक्रिया है कि अगर चोरी का माल पकड़ा जा रहा है, चोरी का माल पकड़े जाने के बावजूद एफआईआर नहीं हो रही है और सारी प्रक्रियाओं का उल्लंघन हो रहा है, फिर आप कह रहे हैं एसआईटी बना दी है, एसआईटी में 15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। अरे यार, जो वहां पे जिन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है वो मोदी जी के स्पेशल एडवाइजर थे, प्रिंसिपल एडवाइजर थे, उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी कर सकता है क्या? ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के खिलाफ कोई इंक्वायरी कर सकता है क्या? बड़े बड़े डीएम और कमिश्नर उस कमेटी में बैठे हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी कर सकता है क्या? तो वास्तविकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, जो अभी तक हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा के और उसकी अवहेलना करके जैसे ये लोग फायदा उठाया करते थे, अब जो एक आपने सुना भी होगा कि मेरी झोपड़ी में राम आएंगे, उसके बाद मेरे अच्छे दिन आएंगे। लगता है अच्छे दिन का मतलब इन्होंने यही समझ लिया था, लूट करो, जो वहां पे लोग अपनी भावनाओं से अभिप्रेत होके वहां पे चढ़ावा चढ़ाते हैं उसे खा जाओ। और ये हमारी भावनाओं और हमारी सनातनी भावनाओं का एक बहुत बड़ा अपमान है, और इस पे कठोरतम दंड देना चाहिए जो भी अपने को हिंदू कहते हैं उनको। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की कि क्या राम मंदिर बनाने की जो बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही थी, या जो ये जितने भी लोग आज उसमें बैठे हुए हैं वो जो जोर शोर से कह रहे थे कि मंदिर बनना चाहिए, क्या उनकी मंशा यही थी कि मंदिर बनवाएंगे फिर उससे लूट खसूट बचाएंगे? ये एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो गया, और इसे ही विपक्ष जोर शोर से उठा रहा है। अखिलेश यादव लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। हालांकि शुरुआत में जब ये चोरी की या कह सकते हैं लूट की जब खबर आई तो पहले बहुत गोपनीय तरीके से इसकी जांच चल रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने इसको जनता के बीच लाकर रखा, और अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। साफ साफ उनका कहना है कि अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे और भी बहुत कुछ आने वाला है, क्योंकि अब तक लगभग 300 करोड़ यानी 250 करोड़ 300 करोड़ का घोटाले की बात सामने आ चुकी है, चोरी की बात सामने आ चुकी है। जो ड्राइवर है चंपत राय के, टिन्नू यादव, उनके घर पर से सोना बरामद हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मानता कौन है, ये भी बात है। अखिल जी, किसी ने आज तक खुद से माना है क्या कि हमने कुछ गलत किया है? तो यहाँ पर उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उन्होंने अचानक से इतनी संपत्ति कैसे बना ली, ये सोना कहां से जुटा लिया, ड्राइवर है वो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, और अजय राय ने भी उस मुद्दे को जोर शोर से उठा रखा है। यानी ये साफ है कि 2027 का यूपी चुनाव, जिसकी तैयारियों में अभी से ही विपक्ष लग भी गया है, वो जो अगले साल की शुरुआत में होने जा रहा है, उसमें ये राम मंदिर का मुद्दा इस बार बीजेपी के लिए नहीं बल्कि विपक्ष के लिए फायदेमंद होने जा रहा है। देखिए अंशिता, मुझे राजनीतिक लड़ाई से और चुनाव से लेना देना नहीं। मैं तो देखिए एक शुद्ध सनातनी हूं, और मेरे को अपनी सनातनी भावना, भगवान श्री राम पे मेरा जो विश्वास है, और बिल्कुल अकूट विश्वास है, और करोड़ों सनातनियों का और बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को भगवान श्री राम पे नाज है, और उनसे हम सीखते हैं कि कैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए अपने पिताजी को, अपनी पत्नी को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने सारे परिवार को और समाज को। यह हम भगवान श्री राम से सीखते हैं। तो असली मुद्दा यह है कि जो हमारी भावनाओं को ठेस इन लोगों ने पहुंचाई है, और यह भी पता चला है, उन्हीं के मातहत लोगों ने यह बताया है
सीसीटीवी फुटेज को गायब कर दिया गया है जी। अब ये बताइए, इसका माने आप एविडेंसेस को मिटा रहे हैं। एविडेंसेस को क्यों मिटा रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज पहले दिखी। अच्छा, अखिलेश यादव ने जब इसका रहस्योद्घाटन किया, एक बहुत बड़ी रिस्क ली थी उन्होंने। मान लीजिए गलत सिद्ध हो जाता, मान लीजिए गलत सिद्ध हो जाता, तो अखिलेश यादव को तो एंटी हिंदू ये डिक्लेयर कर देते। अरे क्या ओबीसी जो है वो हिंदू नहीं है क्या? भाई दलित क्या हिंदू नहीं है क्या? केवल सवर्णी हिंदू है क्या? भाई सीधी सी बात है कि हम लोग सब लोग भाई बहन हैं। हम 145 करोड़ जो हिंदुस्तान के लोग हैं, हम एक परिवार हैं, हम सब भारतीय हैं। और ये केवल इसलिए, लेकिन अखिलेश यादव ने रिस्क ली और आज ये प्रूव हो रहा है। अच्छा, यही चीज अगर इंडिपेंडेंट कोई इंक्वायरी हो जाए, आपको पता चलेगा कि जमीन के मामले में हजारों लाखों करोड़ों रुपए लोगों ने हेर फेर की है। और ये इस तरह से फिर सोमनाथ मंदिर में पता चला सोना चोरी हो गया, केदारनाथ मंदिर में सोना चोरी हो गया। तो यही तो हमको लग रहा है चोरों की जमात के बीच में हम लोग फंस गए हैं क्या? डकैतों की जमात के बीच में हमारा हिंदू धर्म फंस गया है। तो मैं राजनीति को नहीं देखता, कौन चुनाव जीते हारे इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी सनातनी भावनाओं को, मेरे हिंदू धर्म पे ये अटैक हुआ है। और ऐसा अटैक तो मेरे ख्याल से रावण ने भी नहीं किया था। रावण ने भी और कभी किसी भी बड़े से बड़े 10 सरदार भी ऐसा नहीं किया था कि मंदिर के अंदर चोरी करे। जिन लोगों ने मंदिर के अंदर चोरी की है, ये घोर सनातन विरुद्ध और हिंदू विरोधी लोग हैं और इनको कठोरतम दंड मिलना चाहिए। और मैं शंकराचार्य महोदय से निवेदन करता हूं, चारों शंकराचार्य से निवेदन करता हूं, इस पे एक आंदोलन चलाएं और हम लोग उनके साथ चलेंगे। ये एक धार्मिक युद्ध होगा, राजनीतिक युद्ध से मुझे मतलब नहीं, लेकिन एक धार्मिक युद्ध होगा क्योंकि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। जी बिल्कुल, एक तरफ हिंदू धर्म खतरे में, ये बात बीजेपी की तरफ से कही जाती है कि हिंदू धर्म अगर बचाना है तो बीजेपी के साथ आइए, लेकिन यहाँ पर तो राम मंदिर के अंदर चोरी ये वाकई में बहुत बड़ा मामला है अखिल जी। और इस मामले पर आपने बिल्कुल सही अपील की है कि आगे आकर इसके खिलाफ एक आंदोलन चलना चाहिए। यानी राम मंदिर में जो घोटाला हुआ है या तमाम जो मंदिरों से इस तरह की चोरी की खबरें आ रही है, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, इसे बहुत जोरों से उठाना चाहिए। और विपक्ष बिल्कुल सही दिशा में है और सही तरीके से इस मुद्दे को उठा रहा है, ये तय माना जा रहा है। यानी यूपी में योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, राजस्थान में राहुल गांधी जिस तरह से युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं और जो वहां पर कोटा में जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको साथ लेकर चल रहे हैं, ये राजस्थान में क्या पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। क्योंकि पहले राजस्थान में, उसके बाद फिर खबर आ रही है कि इलाहाबाद पहुंचेंगे वो, यानी यूपी में, और फिर उसके बाद वो दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके अलावा एक मुद्दा जो इस वक्त बहुत सुर्खियों में, और वो है टीएमसी के अंदर जो बगावत हुई है। टीएमसी के अंदर बगावत तो चल रही है, लेकिन अब ये खबर ये आ रही है अखिल जी कि बगावत के अंदर बगावत हो गई है। यानी जो टीएमसी के नेता हैं जो बगावत करके सत्ता सुख भोगने के लिए बीजेपी के साथ गए, अब उनके बीच ही खींचतान हो रही है। कहा जा रहा है कि पदों को लेकर खींचतान है तो कहीं नेतृत्व को लेकर खींचतान है। और इन सब के बीच में जो दावे कीर्ति आजाद या दूसरे नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं, टीएमसी के मूल टीएमसी के नेताओं की तरफ से, उन पर काकोली घोष के एक बयान ने दावा एक तरह से उस पर मोहर लगा दी। क्योंकि उन्होंने अभी कह दिया है जिस पार्टी में विलय की बात हो रही है वहां से अभी कोई खबर तो आने दीजिए। मतलब कहीं ना कहीं ये बगावत जो हो रही है या जो विलय की बातें चल रही है उस पर रुकावट भी लग सकती है, क्योंकि शायद बीजेपी आलाकमान पर जो दबाव बनाने की कोशिश है वो दबाव नहीं चल पा रहा है, और इसीलिए काकोली घोष ने अपने जो है तेवर थोड़े से तीखे कर लिए हैं। देखिए, अब इन लोगों की पोल खुल गई है, पता चल गया है कौन से ऐसे लोग हैं जो सिद्धांत विहीन है, सिद्धांतहीन है, जिनके जीवन के कोई सिद्धांत नहीं है। वो सायोनी घोष, जो जिनका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक था, और अब मेरे को लगता है कि भगवान न करे कि किसी के घर में ऐसी बेटी पैदा हो कि जहां पे वो बच्ची जिसको हम लोग आशीर्वाद देते थे और वो एक सेकुलरिज्म की बात करती थी, आज उन्हीं लोगों के साथ जाके उनके सहयोग की बात कर रहा है, जो कि डिलिमिटेशन के माध्यम से हिंदुस्तान की आत्मा को भेद रहा है। और एक चीज और देखिए, आप चंद्रबाबू नायडू ने जो स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि आपको पता है जब संसद के अंदर ये बिल पेश किया गया था तो वहां पे अमित शाह ने खड़े होकर कहा था कि अगर आप लोग चाहते हैं तो हर स्टेट में 50% मिनिमम सीट का इंक्रीमेंट होगा। मैं 1 घंटे का टाइम दीजिए, अभी बिल में संशोधन करके ले आता हूं। वो चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया। चंद्रबाबू नायडू को पता है कि साउथ के अंदर, आज दक्षिण के अंदर ये भावना बहुत ज्यादा प्रबल है कि अगर ये डिलिमिटेशन बिल पास हो गया तो साउथ का से खत्म हो जाएगा इंडिया पॉलिटिक्स में। इसीलिए डीएमके के स्टालिन ने उस बिल को फाड़ के फेंक दिया था। स्टालिन के लिए भी मुश्किल है डिलिमिटेशन में इनका साथ देना, और जितनी लोग इनको समर्थक मिलेंगे टीएमसी से, उससे ज्यादा समर्थक इनके टीडीपी से, और बाकी नीतीश कुमार भी अब बातें कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव से मिल रहे हैं, एकनाथ शिंदे को भी समझ में आ रहा है। लेकिन साउथ की राजनीति अगर इस प्रकार से केंद्रित हो जाएगी और साउथ और नॉर्थ का इतना डिवाइड हो जाएगा, ये देश के लिए भी बहुत दुखदाई होगा। ये कोकिला हो या यूसुफ पटेल हो
और यूसुफ पटेल के बारे में पता चल रहा है कि उन्होंने कुछ जमीन कब्जा कर रखी है, इसकी वजह से उनके खिलाफ कुछ बहुत ज्यादा दबाव था। लेकिन देखिए सारे के सारे लोग पर्दाफाश होगा, इन लोगों ने अपने ट्रू कलर्स दिखा दिए हैं, दिखा दिया है कि लोग गांधी के साथ खड़े थे, लेकिन दिल से ये बिकाऊ लोग थे और ये बिक गए, मौका पाते ही बिक गए। इसलिए इनके अंदर बिखराव होना है। हर आदमी चाहेगा कि अगले 2-2.5 साल ये लोग मंत्री पद का सुख भोगें और पैसा कमा लें। और ये भी मैं जानता हूं कि वही स्थिति होगी जो मुगलों के जमाने में होती थी कि जब एक बादशाह जो है हिंदू बादशाह को धोखा देके मुगल के पास जाता था और कहता था साहब मुझे इनाम दीजिए, उसकी गर्दन उड़ा देता था, कहता था जहां तुम्हें रोटी मिली, जहां तुम्हें खाना मिला, जिस राजा ने तुम्हें पे विश्वास किया, अगर तुम उसे धोखा दे सकते हो तो तुम हमें भी धोखा दोगे, इसलिए तुम्हारा गला काट देंगे। तो मोदी जी अच्छा है इन जो धोखेबाज लोग हैं इनका जीवन बर्बाद कर दे, और नहीं होगा तो मेरे को लगता है बंगाल की जो जनता है इनका जीवन बर्बाद, राजनीतिक जीवन खत्म कर देगी। ये लालची लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं और ये जनता के विश्वास के साथ धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं और ये लोकतंत्र और संविधान के विरोधी लोग हैं। जी बिल्कुल, यही खबरें निकल कर आ रही हैं कि मंत्री पद को लेकर वहां पर खींचतान मची हुई है। काकोली घोष और सुदीप बंदोपाध्याय उनके बीच नेतृत्व को लेकर खींचतान मची हुई है, क्योंकि ये भी तय है कि जैसा कि हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं अखिल जी की सत्ता सुख भोगने के लिए लोग उधर गए। इधर जैसे ही टीएमसी सत्ता से गई उधर उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया, खुलकर एनडीए में जाने की बात कहने लगे और लगातार मुलाकातें हो रही हैं और देखा जा रहा है कि किस तरह से निशिकांत दुबे से लगातार मुलाकातें हो रही हैं और जैसे इधर मुलाकात होती है उधर खबर आ जाती है कि बगावत हो गई है। तो ये सारी चीजें बता रही हैं और कि इनको पद की लालसा थी और उसी लालसा को समझते हुए बीजेपी ने इन्हें अपने साथ आने का न्योता दिया और ये लोग चले गए। अब वही बीजेपी के लिए मुश्किल बन गया है। मतलब जिस लालच को समझकर बीजेपी ने अपने फायदे के लिए इन्हें अपने पास लाया, अब वही लालच बीजेपी के लिए मुसीबत बनने जा रहा है, क्योंकि मंत्री पद पर खींचतान मची हुई है। हर कोई चाहता है कि मुझे मंत्री बनाया जाए और बीजेपी अब इतने मंत्री पद कहां से दे देगी? अगर सबको मंत्री पद बाहर वालों को दे देगी तो उसके अपने नेता नाराज हो जाएंगे, दूसरे पुराने सहयोगी भी हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि सबसे ज्यादा मंत्री पद हमें मिल जाए। तो यहां पर बीजेपी के लिए ये जो उसका फैसला रहा टीएमसी में बगावत करने का, वो अब उसके गले की फांस बनता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा कहा जा सकता है अखिल जी? नहीं, देखिए अब इन लोगों ने अपनी स्थिति इतनी हास्यास्पद बना दी है टीएमसी के बागियों ने कि भारतीय जनता पार्टी ने रोटी का टुकड़ा भी न दे तो भी ये कुछ नहीं कर सकते। अब बंगाल की जनता से तो ये लोग धोखेबाज सिद्ध हो गए। भारतीय जनता पार्टी जो भी इनके साथ व्यवहार करेगी इनको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अपना आत्मसम्मान तो खाली कर दिया, आत्मसम्मान तो छोड़ दिया। आप सुनिए, आप सयोनी घोष को जो पार्लियामेंट के अंदर वो बोला करती थी और जो वो मीटिंग्स के अंदर बोलती थी, और ममता बनर्जी ने सबसे ज्यादा विश्वास सयोनी घोष पे किया था। सयोनी घोष को ही हेलीकॉप्टर मिलता था, बाकी लोगों को हेलीकॉप्टर नहीं मिलता था। वो सयोनी घोष आज की तारीख में अगर मुंह छुपाती फिर रही है, इसका माने अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें कुछ भी ना दे तो भी ये लोग कुछ नहीं करेंगे। और एक बहुत बड़ी समस्या है, टीएमसी के जो एमपीज गए हैं, 17 एमपीज गए हैं, 19 नहीं गए हैं, 17 एमपीज गए हैं, इसमें 3 मुसलमान हैं। और ये 3 मुसलमान वो हैं जो ऐसी जगह से जीते हैं जहां 70% मुस्लिम वोटर्स है। तो इनको मंत्री कैसे बना दें? अच्छा, ये किस आधार पे गए हैं, क्यों गए हैं? इनके मुसलमान लोगों को तो पीटा जा रहा है, उनकी जो दाढ़ी नोची जाती है उनसे तो जय श्री राम कहलाया जाता है, ये कैसे चले गए? तो असली मुद्दा यह है कि जिन वर्कर्स ने इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जिताने के लिए अपनी जान दांव पे लगाई थी, उनको धोखा देके ये लोग बिल्कुल जयचंद और वही वाला जमाना है, ये धोखेबाज लोग हैं। और इनको जनता को ऐसे किसी भी धोखेबाज लोग को, मैं तो कहता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी से भी छोड़ के अगर कल सत्ता में कांग्रेस आती है, कोई आता है और कांग्रेस अगर उसे स्वीकार करती है, मैं उसकी भी भर्त्सना करूंगा। आप सिद्धांतों के साथ रहिए, चाहे गांधी के साथ रहिए, चाहे गोडसे के साथ रहिए। जी बिल्कुल, अब यहाँ पर ये जो फैसला है बीजेपी का, यानी बंगाल में टीएमसी को तोड़फोड़ करने का जो बीजेपी का फैसला था उसके गले की फांस बनता जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो वहां पर बीजेपी इस वजह से परेशान है क्योंकि वहां तोड़फोड़ नहीं कर पा रही है। मतलब बीजेपी के लिए कहीं से भी मुश्किलें आसान होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। आप जानते ही होंगे, आप देख ही रहे हैं, खबरें लगातार चल रही हैं कि अब बीजेपी की नजर है उद्धव गुट में जो बचे हुए सांसद हैं, यानी जो 9 सांसद हैं, अब उनको तोड़कर अपने पास ले आए। कम से कम 7 सांसद तो ले ही आए और इसमें उन्होंने काम पर लगा दिया शिंदे को, क्योंकि शिंदे इस चीज में माहिर है, हर कोई जानता है। लेकिन वहां पर उद्धव की जो पकड़ है इस बार, वो बीजेपी के इस मंसूबे को या शिंदे के इस मंसूबे को पानी फेरते हुए दिखाई दे रही है। जिस तरह से देखा जा रहा है, लगातार संजय राउत के बयान आ रहे हैं और पिछले दिनों जो बैठक हुई उससे भी साफ हो गया कि सभी सांसद एकजुट हैं। तो यहां पर बीजेपी फेल होती हुई दिख रही है।
नहीं, देखिए असली मुद्दा यह है, जब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार टूटे थे उस समय की वस्तुस्थिति डिफरेंट थी और आज की वस्तुस्थिति डिफरेंट है। जी। आज की वस्तुस्थिति यह है कि युवा बिल्कुल परेशान है और बिल्कुल इनके विरुद्ध हो गया है। छोटा दुकानदार इनके पूरा विरुद्ध हो गया, किसान इनके विरुद्ध हो गए, क्योंकि किसानों को ये यूरिया के साथ साथ कंपोस्ट के नाम पे मिट्टी दे रहे हैं, तो 250 रुपए की चीज उसको 450 रुपए। अभी तो आप देखिए अल नीनो का जो फैक्टर आएगा, अल नीनो का फैक्टर जो है, जून में तो बरसात जो हुई है 30% कम हुई है जितनी एक्सपेक्टेड रेनफॉल थी। जुलाई अगस्त में मेट्रोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि बारिश बिल्कुल ही नहीं होगी। अगर गर्मी ज्यादा पड़ेगी, बारिश नहीं होगी और किसानों को यूरिया नहीं मिलेगा, किसानों के ऊपर क्या स्थिति पैदा होगी। तो पूरा का पूरा समाज, तो आज जो उद्धव ठाकरे के साथ लोग हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो ये जानते हैं कि भैया हमें तो अब अगला इलेक्शन लड़ना है ना। ये टीएमसी वाले बागियों ने नहीं सोचा, ये नहीं सोचा है कि भैया जो स्थिति बन रही है इस समय देश के, 2029 का चुनाव 2.5 साल ही तो बाकी है ना। 2.5 साल के बाद स्थिति ऐसी बन जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को सारी बेईमानी के बावजूद ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और मुझे आशा है राहुल गांधी और शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव मिलके ये जो बेईमानी हो रही है, ऐसे चुनाव में लूट हो रही है, इसको रोकने में सफलता प्राप्त करेंगे और बच्चों के साथ भी न्याय करेंगे। जो राहुल गांधी कल कोटा में जा रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं लाखों की भीड़ होगी कोटा में और जो संवाद होगा ऐतिहासिक होगा। और कल हम लोग जो न्यूज पॉइंट शाम को करेंगे उसमें हम लोग सुनेंगे और डिस्कस करेंगे कि कितना बड़ा अन्याय हमारे देश के बच्चों के साथ, हर वर्ग के साथ। जो इनके कट्टर समर्थक थे दुकानदार, आज उनकी दुकानें नहीं चल रही हैं, हर जगह मंदा है, वो रेंटल्स नहीं निकाल पा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की जनता इनके खिलाफ खड़ी हो गई है और जब जनता खड़ी हो जाती है तो बेईमानी भी नहीं चलती है। बिल्कुल, और ये चीज देखने को मिल रही है जिस तरह से राहुल गांधी, अब पूरे आपने राहुल गांधी का जिक्र किया है, इसलिए एक बार फिर हम राहुल गांधी पर बात करें कि राहुल गांधी ने जिस तरह से इस आंदोलन की शुरुआत करी और कोटा से करी, और कोटा को शायद इसलिए भी चुना गया है क्योंकि आपको याद होगा जब भारत जोड़ो यात्रा या न्याय यात्रा जिस दौरान निकल रही थी, उस दौरान राहुल गांधी कोटा गए थे और कोटा में छात्रों ने उनका भव्य स्वागत किया था। तो उस तरह से ये माना जा सकता है कि किस तरह से युवाओं की पसंद बनते जा रहे हैं राहुल गांधी। और ऐसे में जब वो छात्रों की बात करेंगे, ये पेपर लीक का मामला है या जिस तरह से सिर्फ नीट का मामला नहीं है, कई पेपर्स लगातार लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हर साल नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन नौकरियों के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है। बेरोजगार घूम रहे हैं युवा, और जो पेपर देकर कुछ हासिल करना चाहते हैं वो पेपर नहीं दे पा रहे हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ युवा वोट देकर सिर्फ इंतजार में बैठा है कि उसे कब उसका रिवर्ट मिलेगा। और इसी मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया है और राहुल गांधी ने जो कोशिश की है उसमें उन्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि छात्र और या फिर युवा देश का समझ चुका है कि उसे सिर्फ ठगा जा रहा है पिछले कई सालों से। देखिए वास्तविकता यह है, जो छात्र होते हैं ना, क्योंकि मैं अध्यापन में रहा हूं तो मुझे पता है, जब पहले दिन हम लोग एज ए टीचर क्लास में जाते हैं तो वहां 60 बच्चे होते हैं ना क्लास के अंदर जी। वो अपने टीचर का मूल्यांकन करते हैं कि टीचर में दम कितना है। अगर टीचर ज्ञानशील है, अगर उसे ज्ञान है, तो वो उसके सामने पैर छूने को तैयार हो जाते हैं। अगर उन्हें लगता है कि टीचर को कुछ नहीं आता है, केवल ऐसे ही बकवास करने आया है, उसको टिकने नहीं देते। तो एक अच्छे टीचर के लिए क्लास एक प्लेजर है और एक खराब टीचर के लिए क्लास एक पनिशमेंट है। अगर टीचर एक ऐसा हो जिसे ज्ञान ना हो और उसे बुद्धिमान बच्चों के सामने बिठा दिया जाए ना, 1 घंटे वो पसीना हो जाएगा, बेहोश होकर गिर जाएगा। तो देखिए जो बच्चों ने क्यों ने रिसेप्शन क्यों दिया था कोटा में, बच्चों ने, भाई सब बड़े बड़े कंपटीशन में बैठने वाले सारे मेधावी बच्चे वहां पे हैं। उन्होंने राहुल गांधी की काबिलियत को समझ लिया है। अच्छा, मानी बात है कि राहुल गांधी अगर कह रहे हैं मैं संवाद करूंगा, मैं भाषण नहीं दूंगा, मैं मन की बात नहीं करूंगा, मैं एक पक्षीय संवाद नहीं करूंगा, आई विल डिस्कस विद देम, आई डिलीव इट। भाई मानी बात है, आप राहुल गांधी जाते हैं, ऑक्सफोर्ड जाते हैं, हार्वर्ड जाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जाते हैं, वहां के इंटेलेक्चुअल से बैठ के डिस्कस करते हैं। अब आप खुद बताइए, अगर आप किसी वर्ल्ड के टॉप इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल से डिस्कस करें और उसका टेलीकास्ट लाइव हो, 5 मिनट में लोगों को पता चल जाएगा कि आप उसके समकक्ष हैं कि नहीं। बिल्कुल। अच्छा, जब राहुल गांधी विदेश में जाके बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल से मिलते हैं और वो पूरा टेलीकास्ट होता है, प्रश्न का जवाब देते हैं, और ये इंटेलिजेंट बच्चों से जब वो डिस्कस करते हैं तो बच्चों ने समझ लिया है कि इस आदमी को ज्ञान है, इसके साथ डिस्कस करने का कोई मतलब है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मन की बात करते हैं, एक पक्षीय संवाद करके अपना कोई भाषण दे के निकल जाते हैं, ना कोई क्वेश्चन लेते हैं, ना क्वेश्चन आंसर करते हैं, ना डेलिब्रेशन करते हैं, कुछ अपना टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ लेते हैं और सुना देते हैं। तो राहुल गांधी ने वो नब्ज पकड़ ली है कि बच्चों के दिल पे अगर राज आपको करना है तो ज्ञान देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि देश के लिए आपके पास एक प्लान है, आप देश को किस दिशा में ले जाना है वो आपको प्लान है। इसलिए बच्चों के साथ संवाद जो है ऐतिहासिक होगा, और कल का संवाद जो है आप देखिएगा ऐतिहासिक होगा और पूरे वर्ल्ड में इसको सराहा जाएगा।
जी बिल्कुल, राहुल गांधी के 17 जून का जो दौरा है कोटा में, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि नीट पेपर लीक मामले के बाद राहुल गांधी इस तरह से जो एकजुट करने में लग गए हैं छात्रों को। इसके अलावा जिस तरह से राहुल गांधी ने ट्वीट किया और बहुत दुख जताया, उनके ट्वीट की जो पहली लाइन थी कि इस घटना ने मुझे झकझोर कर रख दिया, वो बता रहे हैं कि वो हर एक सिंगल पर्सन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑटो ड्राइवर्स के साथ बैठना, ट्रक ड्राइवर्स के साथ मुलाकातें करना, ये सब बता रहे हैं कि हर वर्ग में अपनी पहुंच बना रहे हैं राहुल गांधी, और जनता भी उनके इस कोशिश को सराह रही है, उनके एफर्ट्स को समझ रही है। और उसी का नतीजा देखा है हमने जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, जिस तरह से कांग्रेस की सीटें उससे पिछले चुनाव के दौरान जो हालत थी उससे बेहतर, बहुत बेहतर रही, और इंडिया गठबंधन ने भी इस बात को आखिरकार मान लिया है कि बिना कांग्रेस के बीजेपी का मुकाबला नामुमकिन है। और इसीलिए अब राहुल गांधी के नेतृत्व को या कांग्रेस के नेतृत्व को पूरा इंडिया गठबंधन स्वीकार कर चुका है, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण तो ममता बनर्जी ही हैं, जो पहले इसको नहीं स्वीकार कर रही थी लेकिन आज मानने पर मजबूर हैं। तो ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन या अकेले हम सिर्फ राहुल गांधी की अगर बात करें तो वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। फिलहाल हालात ये बने हुए हैं, चाहे हम यूपी की बात करें, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, टीएमसी को लेकर यानी बंगाल की बात करें, या फिर राजस्थान में, या पूरे देश की अगर बात करें, तो बीजेपी जिस कोशिश के तहत आगे चल रही है उसमें सब में उसको सिर्फ और सिर्फ अड़चनें देखने को मिल रही हैं। कहीं विपक्ष का हमला है, तो कहीं जनता उससे सवाल पूछ रही है, तो कहीं छात्र उससे सवाल पूछ रहे हैं। तो इसी पर हमने चर्चा की, विस्तार से हमने इस मुद्दे को समझा आपसे अखिल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। इसी तरह की और तमाम जानकारियों के साथ हम आपसे इसी तरह होते रहेंगे रूबरू। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।